हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर 7 जुलाई सीटेट एग्जामिनेशन की, जिस दौरान हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चल रही है। वो सीरीज़ है हमारे इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड्स की, जिस दौरान मैं आप लोगों को पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले जो है वो कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट के हम लोग टैग वर्ड्स डिस्कस कर चुके हैं। ये टैग वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं ताकि हम अपने आंसर को एक तो आसानी से एलिमिनेट कर पाएँ, हम हमारे आंसर तक आसानी से पहुँच पाएँ और हमारे टाइम जो है उसको बचा पाएँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में कुछ तो जो है वो पॉजिटिव वर्ड्स डिस्कस करूँगी एंड कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स डिस्कस करूँगी। ये टैग वर्ड्स अगर आप लोगों ने पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 कोई भी लैंग्वेज अगर आप लोगों ने ली है, स्पेशली इंग्लिश बतौर इंग्लिश के टैग वर्ड्स है ये। और इंग्लिश सब्जेक्ट के, इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं, तो आप लोग ध्यान रखें। अगर आप लोगों ने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है, अगर पेपर 1, पेपर 2 या फिर कोई भी लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज, तो आप लोगों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इन टैग वर्ड्स को जो है वो साथ ही साथ सीडीपी के लिए भी अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स का सबसे पहले मैं आप लोगों को मतलब बता देती हूँ कि पॉजिटिव वर्ड्स जो वो होते हैं जो आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में जो है वो पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाए। कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए आप लोगों को दिया गया है, अगर वो पॉजिटिविटी में पूछा गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप इनमें से कोई पॉजिटिव टैग वर्ड लगाएँ। लेकिन अगर आप लोगों को क्वेश्चन में नॉट, नो, नेवर इस तरीके का ऑप्शन पूछा है नेगेटिविटी के तौर पर, तो आप लोग जो है वो इन कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स को ध्यान में रख सकते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने नेगेटिव, और नेगेटिव टैग वर्ड भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। ये टैग वर्ड्स आप लोगों को एग्जाम टाइम में करना बहुत ज़रूरी है। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखेंगे, उसके बाद में हम लोग नेगेटिव टैग वर्ड्स देखेंगे। देखिए, ये जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, आप लोगों को पर्टिकुलर इस वर्ड को या ध्यान में रखना है। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया और वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आप लोगों के पास में टाइम कम है। मान लीजिए आप लोगों को 50 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व करने हैं, बट आप लोगों के पास में सिर्फ 30 मिनट ही है। तो ऐसे में आपको पता है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट जो है वो हर बार मिलता है, लेकिन आप लोगों के पास में अब 50 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट ही है। यानी कि आप लोगों को अब एक क्वेश्चन आधे मिनट में सॉल्व करना है। और हम लोगों को पता है कि पेडागोजी के एक तो क्वेश्चन इतने लंबे-लंबे होते हैं, उसके अलावा एक-एक क्वेश्चन के ऑप्शन भी इतने लंबे-लंबे होते हैं। इतने में इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ना, फिर उसके ऑप्शंस को पढ़ना, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तब तक क्वेश्चन भूल जाते हैं, और क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं तब तक ऑप्शन को भूल जाते हैं। तो इस तरीके से कई बार कन्फ्यूजन होती है। तो ऐसे में अगर हमारे ध्यान में कुछ टैग वर्ड्स हो तो हम हमारे आंसर तक जल्दी पहुँच सकते हैं। तो फिर पॉजिटिव टैग वर्ड में हमारा पहला टैग वर्ड है अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड। यानी कि अगर आप लोगों को ऑप्शन में दिख जाए कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, बच्चे को हम कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप लोगों को जो है वो वही वाला आंसर टिक करना है। ध्यान रखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगर क्वेश्चन पॉजिटिविटी में पूछा है तो ही आप लोगों का ये सही होगा, अदरवाइज ये सही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे रियल लाइफ इंटरेक्शन। देखिए, हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में हम लोग देखते हैं, चाहे हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि हम बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट करें। अगर बच्चा किसी भी चीज को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएगा तो वो बच्चा जो है वो उस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। तो कोई भी चीज़ को, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक का कोई भी कांसेप्ट हो, तो उसको जो है वो रियल लाइफ से कनेक्ट करके हम लोगों को पढ़ाना है। उसके बाद में देखना है चाइल्ड लैंग्वेज इज़ द रिसोर्स। अब ये इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज ही तो है, तो चाइल्ड की जो भी लैंग्वेज है, क्योंकि हम बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, लेकिन बच्चा जो है वो घर की भाषा बोलता है, मातृभाषा बोलता है, अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलता है, उसको इंग्लिश भाषा इतनी नहीं समझ में आती है। तो हमको क्या करना है? बच्चे की जो लैंग्वेज है उसको एज़ अ रिसोर्स, यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली यही वर्ड दिखेंगे, अपॉर्चुनिटी, रियल लाइफ इंटरेक्शन, रिसोर्स। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें। इस तरीके के वर्ड्स आ जाए तो आप लोग सोचे भी ना, डायरेक्ट अपने आंसर को टिक लगा दीजिए, आप लोगों का नंबर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में आता है चाइल्ड सेंटर्ड एंड हैबिट फॉर्मेशन। देखिए, हैबिट फॉर्मेशन का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को बच्चे को रीडिंग सिखानी है, तो रीडिंग के लिए आप क्या करेंगे? बच्चे की जो है वो हैबिट फॉर्मेशन कराएंगे ना, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स जो टैग वर्ड्स को पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हैबिट फॉर्मेशन एक बुरी चीज होती है। हैबिट फॉर्मेशन जो है वो नेगेटिव टैग वर्ड्स है, लेकिन लैंग्वेज के लिए देखा जाए तो पॉजिटिव होता है। क्यों?
क्योंकि हम कोई भी लैंग्वेज को कब सीखते हैं? हम लैंग्वेज को तभी सीखते हैं ना जब हमारी हैबिट होती है। हम लोगों ने हमारी मातृभाषा को कैसे सीखा? क्योंकि हमारी हैबिट है बोलने की और सुनने की। तो हम बाकी सारी लैंग्वेजेज़ सेकंड लैंग्वेज हम लोग कैसे सीखेंगे? जब हमारी हैबिट पड़ जाएगी तब। तो हैबिट फॉर्मेशन लैंग्वेज वाले पोर्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, अदर सब्जेक्ट्स के लिए शायद से हैबिट फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट ना हो। लेकिन लैंग्वेज के लिए हैबिट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हैबिट होना ज़रूरी है उस एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखने और समझने के लिए। उसके बाद में आता है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी ऑप्शन है जिसमें बच्चा सेंटर में हो, बच्चा इंटरेक्ट कर रहा हो, बच्चे को अपॉर्च्युनिटी मिल रही हो, बच्चा कोई भी काम कर रहा हो, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम जो बच्चे के द्वारा करवाया जा रहा है। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब यही होता है कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ जो किसी बच्चे द्वारा की जाती है, बालक जो क्लासरूम के अंदर है उसके द्वारा की जा रही है। तो वो ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा। उसके बाद में आता है मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन जो होती है वो हर एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो मोटिवेशन अगर आप लोगों को ऑप्शन में दिख जाए कि हम जो है वो बच्चे को किस तरीके से जो है वो क्लासरूम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करवाने की कोशिश करेंगे, तो आ सकते हैं ऑप्शन में कि हम उसको रूट मेमोराइज कराएंगे, उसको लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे, उसको हम जो है वो कंट्रोल में रखेंगे या उसको मोटिवेट करेंगे। तो ऑब्वियसली बाकी सारे ऑप्शन आप लोगों के गलत हो जाएंगे, मोटिवेशन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो आंसर को एलिमिनेट करके अपने पॉजिटिव आंसर तक पहुंच सकते हैं। फिर आता है यूजेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस। एक जो टीचर होता है उसके लिए टीचिंग मेथड का सबसे बेस्ट, टीचिंग कराने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि वो अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अप्रोचेस का यूज करे। जैसे ही टीचर अलग अलग तरीके की चीज़ों का यूज करेगा, अलग अलग अप्रोचेस का यूज करेगा, वो टीचर जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है जो अलग अलग अप्रोच यूज करता है एंड साथ ही साथ जो है वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करता है। वो टीचर हमेशा बेस्ट माना जाता है। तो आप ध्यान रखें, अगर किसी भी ऑप्शन में लिखा जा रहा है कि टीचर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस का यूज कर रहा है, तो वो ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला आता है बच्चे को एंगेज करना। बच्चे को एंगेज करने का मतलब है कि बच्चा किसी न किसी काम में बिजी रहे। कहीं भी आप लोगों को ऑप्शन में दिख जाए ना बिजी, बच्चा बिजी है, बच्चा एंगेज है, बच्चा जो है वो काम कर रहा है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस बच्चे के द्वारा किया जा रहा है, तो मतलब वो ऑप्शन आप लोगों का सही है। अगला आ रहा आस्क क्वेश्चन। बच्चे के द्वारा अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा, अगर आप लोगों को ऑप्शन में दिख जाए ना कि स्टूडेंट इज आस्क अ क्वेश्चन फॉर टीचर, यानी कि फॉर क्लासरूम या एनी डाउट, इस तरीके से अगर आप लोगों को कुछ जो है वो ऑप्शन नजर आता है कि टीचर जो कि टीचर द्वारा जो है वो आंसर दिया जा रहा है और बच्चे द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आस्क क्वेश्चन यानी कि आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन पूछे? बच्चा पूछे, टीचर नहीं पूछे। टीचर तो पूछता ही है, लेकिन अगर बच्चे द्वारा जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आंसर आप लोगों के होना सही माना जाता है। अगला आता है हमारा मिस्टेक डिस्कशन इन द क्लास, यानी कि मिस्टेक्स जो किसी भी बच्चे द्वारा की जाती है, तो उस मिस्टेक को डिस्कस करना। मान लीजिए कोई भी जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया कि एक बच्चा जो है वो क्लासरूम के अंदर जो है वो मिस्टेक करके आता है या मिस्टेक करता है, तो उस समय आप क्या करेंगे? उसको जो है वो एक इग्नोर करेंगे, उसको जो है वो उसके साथ में रूड बिहेवियर करेंगे, या फिर उसको जो है वो उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, या फिर उसकी जो मिस्टेक है उस पर डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली आप लोग उस पे क्या करेंगे? डिस्कस। तो इस तरीके से जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप लोगों को नज़र आएगा कि यही के यही ऑप्शन जो है वो आप लोगों को प्रॉपर्ली दिखाई दे रहे हैं उन ऑप्शंस में, राइट? तो आप लोग देखिएगा, ये जो जो बातें हैं और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अपने नोटबुक में उतार भी सकते हैं। अगर आप लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है कि आप अपने नोटबुक में उतारें, या फिर अगर आप लोगों के पास में टेलीग्राम चैनल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इसको लेना चाहते हैं, तो मैं अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में इसको पोस्ट कर दूंगी। आप लोग वहां से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप लोगों को टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बाद में भी कि हम लोगों को ये पीडीएफ चाहिए। तो मैं डायरेक्ट कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, आप डायरेक्ट वहां से जो है वो देख सकते हैं। आप लोगों को वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आता है मिस्टेक्स आर गुड। ऑब्वियसली कोई भी बच्चा अगर मिस्टेक करता है, जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी बच्चा अगर क्लासरूम के अंदर मिस्टेक करता है, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, क्योंकि मिस्टेक करना ही बच्चे के लिए एक अच्छी बात होती है। क्योंकि ऐसा बच्चा जो मिस्टेक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे ने कोशिश तो करी है, उस बच्चे ने ट्राई तो किया है। ट्राई करना बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर जो है वो मिस्टेक्स करना जो है वो अच्छी बात मानी जाती है, जिस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। देखिए कंस्ट्रक्ट करना अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट होता है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन थे? तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो जो थे वो थे
हमारे जीन पियाजे, जिन्होंने कंस्ट्रक्शनिज्म के बारे में बताया था कि बच्चा जो होता है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करता है, वो कंस्ट्रक्ट करता है अपने नॉलेज को। तो कंस्ट्रक्ट को बिल्ड करने का काम कौन करता है? तो बच्चा। तो इस तरीके की क्लासरूम होना ज़रूरी है। जहाँ पर भी ऑप्शन में आप लोगों को दिख जाए कंस्ट्रक्टिविटी, तो वहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। उसके बाद में आता है थिंकिंग के बारे में कि थिंकिंग, देखिए थिंकिंग भी 2 तरीके की होती है। एक होती है डाइवर्जेंट, एक होती है कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कोई भी एक बच्चा है, वो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है, अब उस बच्चे को एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो वो हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को एक ही तरीके से कर रहा है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उन सब के लिए एक ही मेथड का यूज कर रहा है। बच्चे को एक ही मेथड आता है, बच्चे को और मेथड आते ही नहीं है। तो बच्चे के लिए कौन सी थिंकिंग बेस्ट होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो वहां पर आप लोगों को 2 ऑप्शन में मिलेंगे, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। पॉजिटिव होता है डाइवर्जेंट, और जो कन्वर्जेंट होता है वो नेगेटिव होता है। उसके बाद में आता है कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप लोगों को ऑप्शन में दिख जाता है ना कि कोई भी चीज जो है वो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाई जा रही है, बच्चे के साथ में एम्पैथी, यानी कि बच्चे के साथ में एम्पैथी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना, इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है नई-नई चीज़ों के द्वारा पढ़ाना, किसी एक पर्टिकुलर जो मेथड होता है उसका यूज़ नहीं करना, अलग-अलग तरीके की इनोवेशंस का यूज़ करना, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आता है कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है हर तरीके के बच्चे एक ही क्लासरूम में होना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को ही एक क्लासरूम में लिया जाता है या बाकी सारे बच्चों को नहीं लिया जाता है। लेकिन कोलैबोरेटिव क्लासरूम का मतलब होता है हर तरीके का बच्चा, चाहे वो किसी भी जो है वो क्लास से आया हो, किसी भी उम्र का हो, और एक पर्टिकुलर उम्र ही होती है वैसे हर एक क्लासेस के लिए। मान लीजिए 7वीं कक्षा का बच्चा है और वो जो है वो किसी भी धर्म से हो या फिर किसी भी आस-पड़ोस से आया हो, कैसा भी उसका पास-पड़ोस हो, कहीं से भी आया हो, किसी अन्य जिले से, अन्य राज्य से आया हो, लेकिन हम लोगों को कोलैबोरेशन के साथ में जो है पढ़ाना है। उसके बाद में आता है एनकरेज करना, किसी भी बच्चे को एनकरेज करना, उसको प्रोत्साहित करना, डिस्करेज कभी भी नहीं करना है। अगर आप लोगों को ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रही है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और तो फिर आप लोग उस टाइम पे जो है वो एनकरेज, अगर आप लोगों को वर्ड दिख जाए कि बच्चे को एनकरेज किया जा रहा है, तो आप लोग वहाँ पर टिक कर सकते हैं, आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। अब ये कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड थे, इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स को आप लोग एज़ अ पॉजिटिव आंसर सॉल्यूशन जो है वो निकालेंगे। अब हम देखेंगे कुछ नेगेटिव टैग टैग वर्ड्स। नेगेटिव टैग वर्ड्स का मतलब होता है रूट मेमोराइज़, यानी कि रूट करवा रहे हैं आप बच्चे को, मेमोराइज़ याद करवा रहे हैं, याद तो कभी नहीं कराना है, हम लोगों को बच्चे को समझाना है। अगर आप लोगों को ऑप्शन में दिख जाता है ना रूट मेमोराइज़ करवाया जा रहा है, तो वो ऑप्शन आप लोगों का रॉन्ग है, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है? उसके बाद में आता है स्ट्रिक्ट रूल। स्ट्रिक्ट रूल कभी नहीं रखते हैं, हम लोगों को जो है वो फ्लेक्सिबल रूल रखने हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आप लोग ध्यान रखिए, एक वर्ड और लगा लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी होना अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी। और स्ट्रिक्ट रूल नेगेटिव पॉइंट है। ओनली, मैरिली, और जैसे हम हिंदी में देखते हैं ना केवल, ही, भी, इसी तरीके के वर्ड जो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर भी ओनली, मैरिली, क्योंकि मैरिली का मतलब ही एक सिंगल वर्ड होता है। सिंगल वर्ड दिख जाए, सिंगल एंटिटी दिख जाए, तो इस तरीके के वर्ड भी नेगेटिव है। अगला हम लोग देखेंगे लेक्चर मेथड का यूज़ करना, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होना। अभी मैंने बताया था कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं। जब टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होता है तो लेक्चर मेथड का यूज़ होता है, तो ये अपने आप में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। फिर आता है प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन। देखिए हम लोगों को बच्चे को एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कराना है, बल्कि बच्चे को इस तरीके से मोटिवेट करना है कि बच्चा खुद उस चीज़ को एक्सप्लेन करे। हमें ओनली एंड ओनली बच्चे को स्कीफोल्ड करना है, उसकी हेल्प करनी है, उसको उस चीज़ को पढ़ाने में। तो यहाँ पर जो है वो आप लोग जो है वो हम एक्सप्लेनेशन यूज़ नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन में दिख जाता है ना कि एक्सप्लेन बाय टीचर, तो वो ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि टीचर कभी भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। टीचर एक्सप्लेन करने का मतलब है टीचर लेक्चर दे रहा है, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो गया। तो ये तीनों ही वर्ड आपस में कनेक्टेड है, तो वो ऑप्शन आप लोगों का नहीं होना। बच्चे को कंट्रोल करना, बच्चे को कभी भी कंट्रोल नहीं करना है। पेपर पेन टेस्ट ओनली। देखिए पेपर पेन टेस्ट तो ले सकते हैं, गलत नहीं होता है, लेकिन पेपर पेन टेस्ट ओनली, ये अपने आप में गलत होता है कि अगर आप लोग टेस्ट ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पेपर पेन टेस्ट ही ले रहे हैं, ये गलत चीज़ है। तो हम लोगों को सिर्फ पेपर पेन टेस्ट नहीं लेना है, तो ये वर्ड गलत हो जाएगा। एक मैंने आप लोगों को थिंकिंग बताई थी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो अभी पॉजिटिव बताया था। उसके बाद में आता
आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि कन्वर्जेंट थिंकिंग अगर वर्ड आ जाए तो नेगेटिव है, ये वर्ड आप लोगों का गलत हो जाएगा। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, यानी कि कोई भी चीज़, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो करिकुलम होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, बल्कि फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर कहीं पर भी आप लोगों को स्टैटिक वर्ड दिख जाए तो वो भी नेगेटिव है। अगला नेगेटिव वर्ड आता है नो, नॉट, नेवर, कि ये बच्चे को नहीं करवाना, नहीं करवाना, तो वो वर्ड भी गलत हो जाता है। ड्रिल यानी बार बार प्रैक्टिस कराना। हैबिट फॉर्मेशन अच्छी बात होती है, लेकिन एक ही चीज को रट्टा मारना। देखिए, ड्रिल एंड हैबिट फॉर्मेशन का मतलब होता है हैबिचुअल हो जाना किसी काम के, किसी काम में भी, स्पेशली लैंग्वेज के लिए, लेकिन उस चीज को याद करना बार बार। ड्रिल वर्ड जो होता है ना, वो ग्रामर के लिए यूज होता है, कि ग्रामर की चीजों को ड्रिल करवाना, तो वहां पर आप लोगों को एज अ नेगेटिव टैग वर्ड्स ये देखने को मिलेगा। फिर आता है रूड बिहेवियर करना एज अ टीचर, बच्चे को बर्डन लेना, बच्चे को स्ट्रेस देना, बच्चे को जो है वो एज अ बर्डन जो है वो समझना कि बच्चा खुद अपने आप में बर्डन है, या फिर बच्चे को हम इतना ज़्यादा काम दे रहे हैं कि बच्चे जो है वो अपने काम को बर्डन समझ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को बच्चे को काम करवाना है, लेकिन एन्जॉयमेंट के साथ में। उसके बाद में आता है स्ट्रेस। अगर आप लोगों को स्ट्रेस वर्ड दिख जाए कि बच्चा जो है वो स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, तो वो वर्ड भी गलत हो जाता है। अगला आता है जेंडर बायसनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि एक जो है वो लैंग्वेज है, मान लीजिए इंग्लिश ही लैंग्वेज की हम बात कर लें, कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो लड़के बोलने में अच्छे होते हैं बट लड़कियां नहीं बोल पाती है, तो इसका क्या रीजन है? तो आप लोगों को यहाँ क्या नजर आ रहा है, कि जेंडर इक्वलिटी है या जेंडर बायसनेस है? तो ऑब्वियसली जेंडर बायसनेस है, क्योंकि लड़कों को फोकस किया जा रहा है कि लड़के अच्छे हैं इंग्लिश बोलने में, बट लड़कियां जो है वो डाउन है इंग्लिश बोलने में। तो यानी कि लड़कों की ओर झुकाव है, लड़कों को पॉजिटिव समझा जा रहा है इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो इसी को हम लोग जो है वो जेंडर बायसनेस बोलते हैं। अगर आप लोगों को ऑप्शन में किसी एक जो है वो जेंडर की तरफ झुकाव नजर आता है, तो वो वर्ड नेगेटिव हो जाता है। और लिमिट, अगला आता है हमारा लिमिट। लिमिट में यानी कि कोई भी चीज, यानी कि मान लीजिए बच्चा है, अगर बच्चा क्लासरूम में कुछ बोल रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो बच्चे को ऐसे नहीं बोलना है कि आप लोग अपनी लिमिट में रहो, या फिर जो है वो आप लोग लिमिट में क्वेश्चन पूछो, कोई भी काम लिमिट में करो। नहीं, बच्चा अगर खेल रहा है तो उसको खेलने देना है। बच्चा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक क्वेश्चन की जगह 10 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उस चीज में कभी भी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो लिमिट वर्ड भी नेगेटिव वर्ड है, इसको भी हटा दीजिए। उसके बाद में आता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब है इग्नोर करना, किसी भी चीज़ को अवॉइड करना। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी मैंने बताया था ना आप लोगों को पॉजिटिव टैग वर्ड में आस्क क्वेश्चन। भाई, बच्चा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो मतलब बच्चा पॉजिटिव है, बच्चा एक्टिव है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं कि बच्चा जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। हम लोगों को कभी भी बच्चे को इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव हो रहा है। तो अगर ये सारे के सारे वर्ड्स अगर आप लोगों को ऑप्शन में दिख जाते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स, तो आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि किस पर्सपेक्टिव में पूछा गया है, उसके बाद में आप लोग अपने डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर इस छोटी सी वीडियो में मुझे आप लोगों के साथ में इंग्लिश के टैग वर्ड्स डिस्कस करने थे, और बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, इन सारे सब्जेक्ट एंड सीडीपी, इन सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, और आज मैंने इंग्लिश के टैग वर्ड्स आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दिए। अब एक सब्जेक्ट बचा है, वो है संस्कृत। संस्कृत के टैग वर्ड्स भी हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों के संस्कृत सब्जेक्ट है तो फिर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप लोगों के इंग्लिश सब्जेक्ट है तो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड सीडीपी के टैग वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ईवीएस की क्लासेस, यानी कि कंटेंट की क्लासेस हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है। 15 दिन 15 वीडियोस के अंदर कंप्लीट ईवीएस के कोर्स में आप लोगों को करवाऊंगी। टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं होगी। 2 वीडियोस, यानी कि 2 वीडियोस मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को वो देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।